This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX हॉटलाइन में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फ़हीम अख्तर। PSX हॉटलाइन वो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं मार्केट्स की, इकोनॉमी की, इंटरनेशनल मार्केट्स की, करंट अफेयर्स की, इंटरनेशनल अफेयर्स की। सबसे पहले मार्केट का रैप अप। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत दिनों के बाद में इसने रेड नंबर्स देखे, कुछ सेलिंग प्रेशर देखा, अक्रॉस द बोर्ड नंबर लूज़ हुए। कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आगाज़ मॉर्निंग में पॉजिटिव हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ नंबर शेड होते रहे और मार्केट 473 पॉइंट लूज़ करने के बाद क्लोज़ हुई 100 इंडेक्स के गेज में। एज़ फार एज़ वॉल्यूम इज़ कंसर्न, आज वॉल्यूम्स की सिचुएशन कुछ इस तरह से रही। वॉल्यूम लीडर आज भी के इलेक्ट्रिक रहा, जिसमें 13 मिलियन से ज़्यादा का कारोबार हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, TRG पाकिस्तान, दीवान मोटर्स और एंग्रो फर्टिलाइज़र 5 मार्केट लीडर्स में शामिल रहे। आज की मार्केट की ख़ास बात मार्केट के वॉल्यूम्स थे। अगर हम सेक्टर वाइज डेटा देखें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हुए पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जिनके नंबर तकरीबन 16 मिलियन थे। इसमें से 13 मिलियन से ज़्यादा का कारोबार सिर्फ़ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक में हुआ। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तकरीबन 8 मिलियन का कारोबार हुआ और बल्क 1 शेयर का था। इसके अलावा फर्टिलाइज़र और कमर्शियल बैंक में एक्टिविटीज़ देखी गई। आज जो 400 से ज़्यादा नंबर लूज़ हुए, उनकी बेसिक वजह कुछ स्टॉक्स में जिनका वेट हैवी है उनमें सेलिंग थी, जिनमें एंग्रो कॉरपोरेशन, निशात मिल, UBL, डेरा गाजी खान सीमेंट और अटक रिफाइनरी शामिल हैं। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सेलिंग प्रेशर नज़र आया। बाय एंड लार्ज यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट और एशियन मार्केट्स ने रेड नंबर देखे। रिगार्डिंग क्रूड ऑयल और गोल्ड, क्रूड तकरीबन $50 के लगभग ट्रेड होता हुआ नज़र आया। इसी तरह से गोल्ड भी $1250 के आसपास ट्रेड होता रहा। कुछ ख़बरें जिनका इम्पैक्ट आज की मार्केट पे, या कुछ ख़बरें ऐसी जो कि सिग्निफिकेंट रहीं, जिनका आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहली ख़बर, SCO में पाकिस्तान का इनकल्शन। शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें चीन, रूस और सेंट्रल एशियन स्टेट शामिल हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और मंगोलिया उन कंट्रीज़ में हैं जो कि ऑब्ज़र्वर्स हैं, जिनके इम्कानात हैं कि ये मुस्तक़बिल में शामिल हो सकते हैं। इस माह के आखिर में SCO की एक समिट होने लगी है। इस समिट में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं शामिल होने के। पाकिस्तान अगर SCO में शामिल होता है तो पाकिस्तान को बहुत सारे मौक़े मिलेंगे एनर्जी में प्रॉस्पर करने के, ग्लोबल और रीजन लेवल पर कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के। इसके अलावा दूसरी बड़ी ख़बर, LNG की प्राइसेस। मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम ने बताया कि LNG को जो हमने प्रोक्योर किया है, जो लिया है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे लिया है। वी एक्सपेक्ट, हम कोशिश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन की प्राइसेस पर आए और इसका इम्पैक्ट हमारी आवाम को, हमारी इंडस्ट्री को ट्रांसलेट हो। पेट्रोल और डीज़ल की खपत मई के महीने में फिर दोबारा बढ़ती हुई देखी गई। अल्टीमेटली एक बर्डन, अल्टीमेटली एक इफ़ेक्ट जो कि हमारी इकोनॉमी पे आएगा इंपोर्ट बिल के सूरत में। बैंक्स के प्रॉफिट 3 महीने के लिए गेज किए गए, जो कि सिग्निफिकेंट रहे। बैंक्स के प्रॉफिट इनकरेजिंग। ये थी कुछ ख़बरें। इसके बाद हम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पे आते हैं। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे पास एक मेहमान होते हैं जिनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से हम अपने आप को बेनिफिट करते हैं। आज भी हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जिनको बड़ा अबूर हासिल है इकॉनमी के ऊपर, इकनॉमिकल इंडिकेटर्स के ऊपर,
मार्केट्स के ऊपर। इन मेहमान का नाम है मिस्टर अयूब मेहर। आई वुड वेलकम यू मिस्टर अयूब मेहर प्रोग्राम। वेलकम। अयूब साहब, आपकी खासी ग्रिप है इकॉनमी पे। इकॉनमी की बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। इकॉनमी क्या है? इकॉनमी वो चीज़ है जो कि हर शख्स को अपने रिसोर्सेज पे बेनिफिट दे। दिस इज़ द स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन जो कि हम पढ़ते होते हैं। स्केयर रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए हर शख्स को बेनिफिट मिले। आप क्या समझते हैं, क्या हमारे मुल्क में इस डेफिनेशन को अप्लाई किया जा रहा है? क्या हमारे मुल्क में लोग बेनिफिट ले रहे हैं? आई डोंट थिंक एकेडमिक डेफिनेशन की अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। अप्लाई डेफिनेशन तो को अप्लाई नहीं किया जाता। डेफिनेशन है, उसका एक स्कोप होता है, उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसको वो कवर करती है। तो ज़ाहिर है वही एक ही डेफिनेशन है दुनिया भर में। उसका के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, वो ज़ाहिर है वही चीज़ यहाँ भी है। उसमें किस तरह उस तरह में एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वो एलोकेशन के लिए सिस्टम बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में अपना एक सिस्टम है रिसोर्स एलोकेशन का। उस पर हो सकती है बात गुड है बैड है, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन बहरहाल वो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लीड करते हैं आपका जीडीपी ग्रोथ रेट हायर डायरेक्शन की तरफ जाए, लेस देन 5%। क्या ख्याल है आपका, क्या हमें सपोर्ट करता है? नहीं, क्वेश्चन मैं नहीं समझा आपका, सॉरी। राइट, जीडीपी ग्रोथ लेस देन 5% हमारे पास जो इंडिकेटर्स में आता है, क्या ये अप्रोप्रिएट है? और अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो हमने क्यों उस पर एक्शंस नहीं लिए कि हम उसको गेन कर सकें? देखें, अप्रोप्रिएट क्या जीडीपी ग्रोथ रेट होना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है और डिस्कशन हो चुकी है। अब तो मेरा ख्याल है इस पर गुंजाइश नहीं रही। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट स्पीच में भी वही चीज़ मेंशन कर दी जो इंडिपेंडेंट तमाम थिंक मेंशन करते रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए मैं किसी ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए आपका मिनिमम जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायरमेंट है जी। 7% पर एनुअम से नीचे अगर जीडीपी ग्रोथ रेट होगा तो इकॉनमी ग्रो कर रही होगी। वो ग्रो तो 1% पे भी कर रही होगी, 2% पे भी कर रही होगी, लेकिन अगर आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट लेस देन 7% है तो इसका मतलब ये है कि जो मुल्क में एग्जिस्टिंग सिचुएशन है पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कम नहीं होगी, उसमें मज़ीद मिजरीज़ बढ़ती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आए, जो ऊपर ग्रोथ हो रही है नीचे तक उसका इफ़ेक्ट जाना चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर यह है कि आपको कम से कम 7% पर एनुअम रेट ऑफ ग्रोथ अचीव करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं। हिस्टोरिकली बिफोर 90 डिकेड से पहले, 1990 से पहले 7% रेट ऑफ ग्रोथ हम अचीव करते रहे हैं, ऑन एनुअलाइज ग्रोथ था हमारा ये। आपने बात की अनएम्प्लॉयमेंट की। दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इसका डेटा गेज किया जाता है रेगुलरली और रिलीज़ किया जाता है, एक इंडिकेटर होता है। आप क्या समझते हैं हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे रैपिडली डेटा आ रहा हो और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे हमारा पूरा एक अदारा है फेडरल लेवल पे, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, उसके फिगर्स होते हैं, कोट भी किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अभी भी अपनी स्पीच में कोट किए थे। राइट, जैसे कि आपने यूएस मार्केट्स देखी होंगी, फॉरेक्स मार्केट में ये डेटा एक ख़ास इंटरवल के बाद सम टाइम आफ्टर अ मंथ रिफ्लेक्ट किया जाता है, जो कि इकोनॉमी की डायरेक्शंस को डिफाइन करता है, रिपोर्ट किया जाता है। हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम, क्वार्टरली रिपोर्ट होता है, हमारे पास क्वार्टरली रिपोर्ट होता है जी। आपने बात की अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर्स जो कि खासे हैवी थे, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, उसमें चार्म लूज़ होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सेक्टर इज़ एग्रीकल्चर। आप क्या समझते हैं, इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम एग्रीकल्चर में दोबारा फोकस करें और एग्रीकल्चर के बेनिफिट को रीप करें जो कि
खासे हाई कभी हुआ करते थे? देखिए, एग्रीकल्चर का जो शेयर होता है, जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती जाती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। बहुत अर्लीस्ट स्टेज पे जब कोई कंट्री होती है, अर्लीस्ट स्टेज पे, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो एग्रीकल्चर इकॉनमी की डेफिनेशन गलत लेते हैं जो पब्लिक कमेंड में होती है। एग्रीकल्चर इकॉनमी की का जीडीपी में उसका क्या शेयर है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुनिया की कोई भी इकॉनमी हो, जब वो अपनी अर्लीस्ट स्टेज पे होती है तो उसकी डिपेंडेंसी, टोटल डिपेंडेंसी जो होती है वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पे होती है। फिर एग्रीकल्चर के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो इंडस्ट्री का जो शेयर होता है वो ग्रेजुअली ज़्यादा होना शुरू होता है। परसेंटेज वाइज एग्रीकल्चर का शेयर फिर कम होता जाएगा, एक का शेयर बढ़ रहा है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब इकॉनमी जो होती है वो ग्रो करते हुए ट्रिकल डाउन उसके इफेक्ट आ रहे होते हैं, साइड बिजनेस डेवलप हो रहे होते हैं, तो फिर इंडस्ट्री का शेयर भी कम होना शुरू होता है। फिर सर्विसेज सेक्टर का शेयर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के जीडीपी में किसी वक्त 70s के तक का जो डिकेड की अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर 70 हुआ करता था टोटल जीडीपी का। आज ये अराउंड 20% है। इंडस्ट्री भी 25% है। 50% के करीब करीब जो शेयर है, मोर देन 50%, वो सर्विसेज सेक्टर का है पाकिस्तान में। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा कोई इसको बैड इंडिकेटर ना लें। यूके में 70% सर्विसेज सेक्टर का है। यूरोपियन यूनियन में मोर देन 60% सर्विसेज सेक्टर का है। जो डेवलप इंडस्ट्रियलाइज इकॉनमी होती है उसमें सर्विसेज सेक्टर, ऑब्वियसली सर्विसेज सेक्टर ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, उसका जीडीपी में शेयर बढ़ता जाता है। वो इशू नहीं है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर कम हो रहा है। वो नेचुरली जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है उसका शेयर कम होता है। लेकिन एग्रीकल्चर इकॉनमी होने का एक इम्पॉर्टेंट उसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि आपकी इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर की भी जो बेस होती है वो एग्रीकल्चर से ड्रॉ हो रही होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, लेकिन इनकी जो बेसिस होती हैं, फूड इंडस्ट्री है, लेकिन इनकी जो बेसिस होती है वो एग्रीकल्चर में होती है, तो वहाँ से ड्राइव हो रही होती है। तो एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ रुक जाए तो फिर इन सेक्टर्स की जो होती है वो भी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए ये हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना इस लिहाज से ज़रूरी होता है कि अगर वो सेक्टर इफ़ेक्ट करेगा तो बाकी जो 2 सेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाएंगे। पाकिस्तान में नेचुरली फोकस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम हुई है ये बहुत अरसे बाद, गुज़िश्ता 20-30 साल में ऐसा रिकॉर्ड शायद नहीं मिलता कि पहली मर्तबा ये सुनने में आया है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो रेट ऑफ ग्रोथ रहा है इस साल, जो अभी फिस्कल ईयर एंड जो क्लोज़ होने जा रहा है 30 जून को, इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ नेगेटिव रही है 0.19%। ये कि वो बजाय इसके कि ग्रो करता उसमें नेगेटिव ग्रोथ रही है, यानी इसकी प्रोडक्शन कम हो गई, जैसे जो एक अलार्मिंग इंडिकेटर है कि आपके यहाँ एग्रीकल्चर की। गवर्नमेंट ने उसके बहुत सारे अगरचे रीजंस दिए कि वीट का क्रॉप साइज़ कम रहा, कॉटन का क्रॉप साइज़ कम रहा। ठीक है, वो क्रॉप साइज़ कम रहा, लेकिन देखें इसमें ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ, स्केपगोट है। ये कह के हम जान नहीं छुड़वा सकते कि एग्रीकल्चर इकॉनमी में नेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, नेचुरल फिनोमेना होता है। नहीं, नेचुरल फिनोमेना अपनी जगह, उसका मार्जिन रखा जाता है प्लानिंग में और उसको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ नेचुरल फिनोमेना से ज़्यादा इसमें नेचुरल फिनोमेना वाइज भी कोई ऐसे अनयूजुअल इस दफ़ा कोई फ्लडिंग, कोई रेनफॉल, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस कोई अनयूजुअल नहीं थी पिछले सालों से अगर आप कंपेयर करें। मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा जो रोल रहा है वो पॉलिसी मेकिंग में फॉल्ट रहा है। डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो गए। मार्केट में आपको मिलेंगी बाहर से आई हुई डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जब आपकी ग्रोथ कम होगी तो नेचुरली इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, इंपोर्ट हमेशा बुरा इंडिकेटर नहीं होता। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट ऐसी होती है जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल ऐसे होते हैं कि हम समर में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विंटर में इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जो इक्वेटर की उस तरफ कंट्रीज़ हैं, वही इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। पॉसिबल है। कॉटन हमें हर साल
जो लॉन्ग स्टेबल कॉटन है हमारे यहाँ नहीं होती। तो कुछ हमारी मिलें ऐसी हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड फैब्रिक बनाती हैं, तो वो हमें अरीज़ोना से, अमेरिका से इंपोर्ट होती है, बहुत अरसे से हो रही है। हमारा एनवायरनमेंट में हमारे यहाँ जो कॉटन प्रोड्यूस होती है वो मीडियम स्टेपल होती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इंपोर्ट करने में हर्ज नहीं है। लेकिन इंपोर्ट इस वजह से ना करनी पड़े कि आपकी अपनी क्रॉप जो है वो ख़राब हो गई और फिर आपको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ा, वो एक ख़तरनाक इंडिकेटर है। डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर को मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना है, जिसमें से एक पानी की कमी भी है। हमारे पास पानी नाकाफ़ी है, पानी सफिशेंट नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स ने, रादर कुछ गवर्नमेंट्स ने डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए बातचीत की। आपका क्या ख्याल है, क्या डैम्स होने चाहिए? डैम्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस पर तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए कि डैम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। डैम अंडरस्टूड होने चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इस शेप में नहीं होना चाहिए, इस शेप में होना चाहिए, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वाटर रिलेटेड, देखें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर इसलिए हो गए हैं कि अगर मैं इसको क्वांटिटेटिव टर्म में करूं तो आपके यहाँ पर कैपिटा जो वाटर कंजम्पशन है वो दुनिया में लोएस्ट है। उसमें सबसे बड़ा रिजर्वायर्स का इशू है, आपके पास स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं है। अभी कराची में जो रायट्स हो रहे हैं पानी का ही मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर आपके पास पानी के रिजर्वायर्स नहीं है, उनमें पानी नहीं रखा गया, आप स्टोरेज नहीं कर सके। दूसरा एक और इशू है रिजर्वायर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें जो पूरे मुल्क के लिए प्रॉब्लम है कि अगर रिजर्वायर्स हों भी और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है अगर उसमें कोई लीकेज हो तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि वो पानी हम ज़ाया तो नहीं कर रहे, वो प्रॉपरली जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच रहा है। उस पर गवर्नमेंट को यकीनन उस पर स्टेप्स लेने चाहिए। वो उसका एग्रीकल्चर के क्रॉप के फेलवर का इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, यस ये है। लेकिन इसके अलावा भी एग्रीकल्चर इनपुट्स के प्राइजेस का इशू बहुत सीवियर है पाकिस्तान में। जो आउटपुट है उनकी, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की, उसकी प्राइसिंग का इशू अगर अप्रोप्रिएट प्राइसिंग नहीं होगी। अभी क्या हुआ है, जो कॉटन की क्रॉप कम हुई है, ये तो आपने बजट स्पीच में सुन लिया होगा कि कॉटन की क्रॉप इस साल कम हुई है अंदाज़ों से, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ रेट ड्रॉप हो गया। लेकिन उसकी ज़रा बैकग्राउंड में जाए ना, जिन एरियाज़ में कॉटन कल्टीवेट होती थी वो शिफ्ट कर गए हैं। वो उन्होंने इस दफ़ा कॉटन से शिफ्ट किया है, वो शुगर केन पे आ गए। वजह क्या थी, वो उन्होंने कॉटन की क्रॉप से क्यों मतलब है वो हट गए हैं, उसमें कुछ रीज़न। अच्छा, कॉटन की क्रॉप देखें जब ख़राब होती है ना, जब भी कॉटन की क्रॉप में कमी होगी उस साल लाजमी तौर पे वीट की क्रॉप का साइज़ भी कम होगा। अल्टरनेट सीज़न पे सेम लैंड होती है, सेम जगह पे दोनों एक ही तरह की ज़मीन पे दोनों कल्टीवेट हुआ करती हैं। आपने कॉटन क्रॉप नहीं की, उस पर आपने हार्वेस्टिंग कर दी शुगर केन की। शुगर केन का जो सीज़न होता है वो लंबा जाता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। जब उसका अभी उसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती तो कॉटन की ग्रोइंग, वीट की ग्रोइंग सीजन भी शुरू हो जाता है। तो जो कॉटन का ग्रो नहीं करता वो फिर वीट को भी सेक्रीफाई करना पड़ता है। ये पॉलिसी मेकिंग की चीज़ें हैं। आपसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक पे हम जाएंगे। नाजरीन, देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को। वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अयूब महर से। डॉक्टर साहब, आपकी से बातचीत हुई पानी के ऊपर, आपसे बातचीत हुई एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसी भी इकॉनमी के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या समझते हैं, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है ये सेटिस्फैक्ट्री है या इसमें मज़ीद कोई काम करने की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल है सेटिस्फैक्ट्री तो सोचा भी नहीं जा सकता। जो फिगर्स गुज़िश्ता एक डिकेड से मैं कहूँगा, तकरीबन एक डिकेड हो गया होगा। एक वक्त था जब हमने $7 बिलियन को टच किया था, एफडीआई था। $7 बिलियन का एफडीआई था और तकरीबन $7 बिलियन ही का 6 से 7 बिलियन के दरमियान पोर्टफोलियो था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये कोई लगभग 14-15 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन जाती थी एफडीआई में और पोर्टफोलियो मिला करके। अभी डिक्लाइन दोनों साइड पर ही है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी कमी ऑब्ज़र्व की गई है और एफडीआई के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो कम होते होते 0.4 बिलियन यानी
$400 मिलियन पे चले गए थे, जो बिलियन में हुआ करते थे। 7 बिलियन तो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अगर उस रिकॉर्ड के अलावा भी देखें तो एनुअली हमारे यहाँ अराउंड $3 बिलियन पर एनवम की FDI हुआ करती थी। फिर डिक्लाइन जब आना शुरू हुआ तो 1 बिलियन से कम होते होते 400 मिलियन तक हम डिक्लाइन कर गए थे। इस साल टारगेट यह है कि $1 बिलियन पे पहुंच जाएंगी, यानी एक तरह से यू टर्न आया है, रिवर्स शुरू हुआ है। तो FDI में थोड़ा सा बढ़ने शुरू हुई है, इंक्रीज़ आना शुरू हुआ है। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा जो पार्ट है इस $1 बिलियन में, वो जो आपकी 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शंस है उसके पैसे भी शामिल है। तो उसकी वजह से ये जो 400-500 मिलियन था उसमें इतनी तकरीबन ऐड होके वो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाता है। तो उस लेकिन ये और किसी भी लिहाज से सेटिस्फैक्ट्री अचीवमेंट नहीं है। वो वन टाइम ऑक्शन था, वो हर साल तो नहीं होगा वो ऑक्शन। दूसरा है कि FDI कहाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, किन सेक्टर्स में अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी अभी तक नहीं। सब्जेक्ट टू कि अगर CPEC आपका कामयाब हो जाता है, जिसके लिए आई विश कि ये कामयाब प्रोजेक्ट हो, CPEC के सक्सेस होने की सूरत में फिर आप कह सकते हैं कि शायद FDI का जो इनफ्लो है उसमें एक एक्सेलरेशन आएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अदरवाइज़ जो एक ट्रेंड है इस वक्त आपका गुज़िश्ता कई सालों से, वो FDI की सूरत हाल वन ऑफ द वर्स्ट इंडिकेटर जो हैं इकॉनमी के, उनमें से एक जो है वो FDI भी। डॉक्टर साहब, फ़ॉरेन पैसे का आना, फ़ॉरेन पैसे का आपके मुल्क में लगना आपकी खुशहाली को ज़ाहिर करता है। ये ज़ाहिर करता है कि लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं, ये ज़ाहिर करता है कि जी लोग आपके साथ में बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा लगा रहे हैं। क्या ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि लोग हमारे पास अपना पैसा लगाना नहीं चाहते, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो? नहीं, ठीक है, लम्हा फ़िक्रिया है। उसमें पहली बात ये कि आप पे एतमाद करते हैं और अच्छा समझते हैं कि यहाँ पैसा लगाना बेनिफिशियल है, तभी लगाते हैं। एक तो ये तो क्यों लगाते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर मज़ीद खुशहाली आती है। जब वो पैसा लगता है, इन्वेस्ट होता है, तो मुल्क ग्रो करता है, GDP ग्रो करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, और उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसके आने से वो जो खुशहाली थी या GDP ग्रोथ के इम्कानात थे, इसके ना आने से वो भी कम हो गए। और लेकिन क्यों नहीं आया, वो बहरहाल आइडेंटिफाई करनी चाहिए रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। जो दो चीज़ें इंडिकेट आम तौर पे की जाती हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके यहाँ ख़राब थी, ये आम तौर पे जनरली मेंशन किया सही है, एक वन ऑफ द रीज़न कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब थी, अनसर्टेनिटीज़ थी, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आते हुए डरता था, ख़ासतौर पे FDI का इन्वेस्टर जो स्टॉक में नहीं आ रहा, जिसको यहाँ आके अपना कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, वो 6 महीने साल के लिए नहीं आ रहा। एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 20 साल 50 साल की प्लानिंग करके आ रहा है। तो वो जब इस तरह की कंडीशन देखता था तो वो फिर आने से अवॉइड करता था। दूसरा, आप लॉ एंड ऑर्डर के अलावा एक बहुत बड़ा मसला था एनर्जी का क्राइसिस। जब इंडस्ट्री लग जाएगी तो प्रोडक्शन के लिए अगर एनर्जी ना हो, ओवरहेड्स अवेलेबल ना हो, तो वो इंस्टॉल कैपेसिटी कहाँ क्या करेगा। और अगर एनर्जी अवेलेबल भी है तो उसके रेट्स इतने हायर हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो ये दो हम रीज़न्स बताते रहे हैं। देखिए, इसमें मसला ये है कि ये दो रीज़न्स वो हैं जो हम मेंशन करते रहे हैं। हमें मेरे ख्याल इससे आगे जाना चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से या एनर्जी क्राइसिस की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ठीक है, ये तो सही है, इसकी वजह से नहीं आई। सोचने की बात ये होगी ये दोनों क्राइसिस क्यों क्रिएट हुए, इसकी भी कोई रीज़न्स होगी, हमें वो रीज़न्स आइडेंटिफाई करके ताकि आइंदा उन रीज़न से अवॉइड किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्यों क्रिएट हुई, वो नहीं क्रिएट होनी चाहिए थी, उससे हमें अवॉइड करना है उन सूरत हाल से जिसकी वजह से ये चीज़ क्रिएट हुई थी। हमारे यहाँ पुरानी प्लानिंग का फुकदान था, लैक ऑफ प्लानिंग इसको कहेंगे, कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल विल का ना होना था। क्या वजह थी कि एनर्जी क्राइसिस इतने लंबे अरसे तक आप फेस करते रहे। जो भी वजह थी उसको एनालाइज करके उस वजह को भी तो रिमूव करना होगा ना। अगर ये पॉलिटिकल विल पावर का क्राइसिस था तो फिर आपको एनर्जी क्राइसिस तो सॉल्व करना ही है, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर को भी तो इम्प्रूव करना होगा ताकि आइंदा इस तरह की कोई गलती ना हो। प्लानिंग की बात थी, आप डिमांड एंड सप्लाई एनर्जी की कितनी होगी वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि पहले से पावर प्लांट का अरेंज कर लें, उनकी यूटिलाइजेशन, उनकी एप्रोप्रिएट प्राइजेस पहले से डिसाइड कर लें। अगर प्लानिंग में नहीं था, प्लानिंग नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब है आपका प्लानिंग कमीशन वीक इंस्टीट्यूशन है
उसको स्ट्रेंथन करना होगा। डॉक्टर साहब, बजट अभी ताज़ा पास हुआ है, बजट की एलोकेशंस आपने देखी होंगी, बजट की एलोकेशन आपने रिव्यू की होंगी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स PSDP, क्या आप समझते हैं कि एलोकेशन सफिशेंट है? एलोकेशन पिछले सालों से ज़्यादा रखी गई है, इसमें कोई शक नहीं। 1.6 ट्रिलियन का साइज़ है, जिसमें PSDP आधा है, तकरीबन 50%, बाकी जो है वो प्रोविंशियल डेवलपमेंट के प्लान्स हैं। ज़्यादा रखी गई है, एलोकेशन ज़्यादा रखी गई है, लेकिन देखिए बजट आने के बाद और बजट के कंज्यूम होने के बाद को अगर आप कंपेयर करें तो जो रद्दोबदल होता है, एक्सपेंडिचर्स चेंज होते हैं, रेवेन्यू के टारगेट चेंज होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो बजट कट किया जाता है, रेवेन्यू, अगर आपका रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले जिस चीज़ का बजट कम किया जाता है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। करंट तो आप नहीं कर सकते ना कट। एग्जैक्टली। करंट एक्सपेंडिचर तो सैलरीज हैं, स्टाफ की रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, ओवरहेड्स की पेमेंट्स हैं, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल का खर्चा है, वो तो आप नहीं कट करते, वो तो देना ही होता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आप कट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो एलोकेशन ज़्यादा रखी गई है। और अक्सर स्टॉप होने के बाद सस्पेंड भी हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। अभी आपने एलोकेशन ज़रूर रखी है, लेकिन वो एलोकेशन एग्जीक्यूट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये क्वेश्चन मार्क है अभी। एग्जैक्टली, बिकॉज हमने अक्रॉस दी बोर्ड अपने आप को डेवलप करना है। एक तरफ अगर हम CPAC की बात कर रहे हैं तो पूरे मुल्क में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक होना है, इसी तरह से आना है। डॉक्टर साहब, पर कैपिटा इनकम हमारी, क्यों हम अनेबल हैं इसको इम्प्रूव करने? पर कैपिटा इनकम तो ड्राइव होती है, ये तो GDP से ड्राइव होती है। GDP ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अभी हम जिस तरह डिस्कस करते रहे कि 7% रेट ऑफ ग्रोथ तो मिनिमम था हमारा। अब आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आके ये चीज़ एडमिट की है कि हमें 4% 5% पे नहीं रहना, हमें मिनिमम 7% अचीव करना है, टारगेट 7% होना चाहिए। उसको बेस बनाते हुए बाकी जितनी भी प्लानिंग की जाएगी, रेवेन्यू कितने होंगे, एक्सपेंडिचर कितने होंगे, बजट डेफिसिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, वो सब चीज़ें 7% GDP ग्रोथ रेट को जहन में रखते हुए उनके टारगेट बनाए जाएंगे। तो जब आपका GDP का ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे इसको इम्प्रूव करने में, तो पर कैपिटा यकीनन ऑटोमेटिकली वो तो इम्प्रूव हो जाएगी। डॉक्टर साहब, तालीम, एजुकेशन, क्या उस पर एलोकेशन सफिशेंट है? क्योंकि तालीम का मेयार, तालीम की कंडीशन, तालीम के मौक़े, हमारे पास तमाम चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं। देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ प्रॉब्लमेटिक जो एरिया है, पहली बात ये कि जो आपके एजुकेशन बजट है वो था कि GDP के 4% पे लाया जाएगा, लेकिन इसमें प्रोविंशियल बजट भी शामिल है। 8th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गई है। वैसे भी इस पर ज़्यादा एलोकेशन प्रोविंसेस को करनी होती हैं कि प्रोविंस एजुकेशन के लिए कितना एलोकेट करते हैं। ये एलोकेशन गुज़िश्ता 5-6 सालों से अगर आप देखें तो इम्प्रूवमेंट की तरफ तो गई है। मैं टोटल मिला के बात कर रहा हूँ, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का एजुकेशन का बजट भी है, इसमें चारों प्रोविंसेस के एजुकेशन के बजट भी अगर शामिल कर लें तो सब मिलने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट तो आई है, लेकिन ये अभी भी 2.5% ऑफ डॉक्टर साहब, थोड़ी सी मैं आपकी बात काटूंगा। जब प्रोविंस का इंटरेस्ट है तो प्रोविंस में कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन बेस्ट डिलीवर करने के लिए। प्रॉब्लम ये आई है कि वो सब मिलने के बाद 2.5% के करीब हुआ है GDP के, लेकिन उसमें बजट एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। हर सफिशेंट नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता 5-6 सालों से एजुकेशन का बजट ज़्यादा होता जा रहा है। हायर एजुकेशन का एक्सपीरियंस हमारे सामने है पिछले डिकेड का, उसके बजट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको तो सफिशेंट फंड दिए गए थे। इसी तरह जनरल एजुकेशन का भी बजट इम्प्रूवमेंट की तरफ गया है। जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो ये है कि बजट इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो डिटोरिएट होता गया है। एग्जैक्टली, दिस इज द कंसर्न। तो बजट से ज़्यादा कंसर्न वो बन जाता है जी कि अगर बजट दे भी दिया गया तो क्वालिटी क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही, वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और देखें, बजट इस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड नहीं करता हरगिज़ कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। ये डिपेंड करता है कि जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह। अदरवाइज़ मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, आपके सामने एग्जांपल है, सऊदी अरब है, कुवैत है, अनलिमिटेड बजट होता है एजुकेशन का, कोई एजुकेशन के बजट में वहाँ प्रॉब्लम नहीं है।
यूनिवर्सिटीज़ रिचेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं सऊदी अरब की और कुवैत। हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात मैं आपकी काटूंगा, कुछ अरसे पहले बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ने आया करते थे, नज़र आते थे फॉरेन स्टूडेंट्स, वो अचानक उनकी तादाद बहुत कम हो गई ना होने के बराबर। क्वालिटी का से भी कंसर्न रहा है, लेकिन क्वालिटी से ज़्यादा उसमें लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न बहुत ज़्यादा। लॉ एंड ऑर्डर भी एक फैक्टर है जो कि जिसकी वजह से कुछ स्टेप्स लिए गए, कुछ डिस्करेज किया गया गवर्नमेंट की जानिब से भी, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई फ़ॉरेन स्टूडेंट्स पे। कुछ फ़ॉरेन स्टूडेंट्स जो थे वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से भी पाकिस्तान में उनकी आमदोरफ्त भी कम हो गई, तो उसका क्वालिटी से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर से उसका तो कंसर्न है उनके आने का। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी आपकी डिटेरियोरेट करती गई है, और इसका कोई मैं नहीं समझता कोई डायरेक्ट लिंक है कि बजट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको दूसरे स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। डॉक्टर साहब आपसे बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त की कमी है। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे पास आए और अपने ख्यालात हमसे शेयर किए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ट्रेड बिज़नेस एक आर्ट है, एक साइंस है, आप उसे सीखते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक रूल्स पे अपने स्किल्स को शाइन करते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं और उसको डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने उन मौक़ों को तलाश करने के लिए जो कि आपको अच्छे से अच्छी जगह पे ले जाए। तो कीप ऑन यूजिंग योर आर्ट, कीप ऑन यूजिंग योर साइंस, कीप ऑन अर्निंग, कीप ऑन डूइंग फॉर योर सोसाइटी। इसके साथ नाज़रीन इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।